फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा को पहले कंसिडर किया जाता था सब फाइलम कॉर्डेटा का, यानी फाइलम कॉर्डेटा का उसको सब फाइलम कंसिडर किया जाता था। लेकिन बाद की रिसर्च में पता चला कि ये सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा के अंडर नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनिज्म को क्वालिफाई करने के लिए कॉर्डेटा में। यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि ये कॉर्डेटा का मेंबर है तो उसमें नोटोकॉर्ड ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। इस पूरे टॉपिक को हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनके कैरेक्टर्स पे आते हैं। हेमिकॉर्डेटा के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। हेमिकॉर्डेटा ये मैरीन एनिमल्स होते हैं, इनका जो हैबिटेट होता है वो मैरीन वाटर है। तो दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मैरीन एनिमल्स। इससे पहले हमने दो फाइलम्स और पढ़े हैं जो मैरीन हैं, डैट इज़ टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। तो अब ये तीसरा है जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, डैट इज़ हेमिकॉर्डेटा। ये तीनों आप याद रखोगे, that is Ctenophora, Echinodermata and Hemichordata. All their members are marine. Symmetry and organization, ये bilaterally symmetrical होते हैं। It's very simple। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ है आपकी टेक्स्ट बुक पे भी दी हुई है बेलानोक्लोसस की एग्जांपल या उसकी डायग्राम। तो ये bilaterally symmetrical है। अगर आप इसको सेंट्रल एक्सिस से काटोगे तो ये लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगा। इट्स कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये बहुत बार डिस्कस हुआ है कि जिनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, अंदर से एंडोडर्म, बाहर से एक्टोडर्म और बीच में मेसोडर्म। तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के साथ साथ इनके मेसोडर्म में कैविटीज़ पाई जाती हैं, तो उसकी वजह से ये सीलोमेट एनिमल्स हैं। दीज आर सीलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डैट मीन्स इनकी सेल्स टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकी जो बॉडी होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, जो अभी हमने देखी, एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, देन कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। तो इनके बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं। एक है एंटीरियर पार्ट, ये पार्ट जो आपको दिखता है इसको आप प्रोबोसिस बोलते हो। दूसरा पार्ट है जो बीच में आता है उसको आप कॉलर बोलते हो, और जो रेस्ट बचता है इसमें उसको आप बोलते हो ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसको डिटेल में समझने के लिए हम एक और डायग्राम देखेंगे। यहाँ देखिए, दिस इज द प्रोबोसिस। ओके, उसके बाद ये पोर्शन आता है, इसको आप कॉलर बोलते हो, राइट। तो उसके बाद तीसरा पोर्शन आता है, इसको मैं छोटा करता हूँ। दिस पार्ट, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड ट्रंक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस ट्रंक रीजन में आप क्या देखते हो कि ये जो ट्रंक का रीजन है, तो इसको तीन सब रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। लाइक ये जो पहला रीजन आपको दिख रहा है यहाँ, दिस रीजन, इट्स कॉल्ड ब्रैंकियो जेनेटल रीजन। ब्रैंकियो जेनेटल रीजन में आप देखोगे
एक तो ब्रैंकियल रीजन है जिसमें गिल पोर्स होंगे रेस्पिरेशन में मदद देगी, और ये विंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे यहाँ जिनमें गोनैड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रैंकियोजेनिटल रीजन। तो ये जो रीजन है, ये पहला रीजन है ट्रंक का, इट इज़ ब्रैंकियोजेनिटल रीजन। दूसरा पोर्शन जो आपको दिखता है यहाँ, इट्स कॉल्ड हेपेटिक रीजन। ट्रंक का दूसरा पोर्शन, इसको आप हेपेटिक रीजन बोलते हो क्योंकि इसमें हेपेटिक सीका होते हैं। ये जो आपको एलिवेशंस नज़र आती हैं, दीज आर कॉल्ड हेपेटिक सीका। और जो रेस्ट बचता है फिर, डेट्स कॉल्ड एब्डोमिनल रीजन या पोस्ट हेपेटिक रीजन। तो वापस आते हैं हम यहाँ देखिए आप, तो ये तीनों रीजन्स हमने देखे कि ये है प्रोबॉसिस, दिस प्रोबॉसिस, दिस इज कॉलर एंड दिस इज ट्रंक रीजन। तो ट्रंक के 3 रीजन्स फिर बनाए गए हैं। ये जो रीजन है इट इज़ ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, उसके बाद ये रीजन जो है इट इज़ हेपेटिक रीजन, और उसके बाद ये जो रीजन है इट्स कॉल्ड एब्डोमिनल रीजन। इसके एंड पे यहाँ टर्मिनल एंड्स होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कि बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबॉसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। जो इनका सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप होता है। डैट मीन्स कि ये जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड होता है, कलरलेस ब्लड होता है इनका, वो सीधे आता है किन में, ओपन चैनल्स में। लिक्यूनर टाइप है इनका ब्लड सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो इनमें ब्लड वेसल्स में ब्लड रिस्ट्रिक्ट नहीं रहता। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स प्रेजेंट होती हैं। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबॉसिस ग्लैंड, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इनमें प्रोबॉसिस ग्लैंड, या जिसको आप सिंगल ग्लैमरुलस भी बोलते हो, वो एक ही ग्लैमरुलस होता है इनमें एक्सक्रीशन के लिए। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड होगा, ये प्रोबॉसिस में ही होगा, तो उस वजह से इसको प्रोबॉसिस ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ देखिए आप, इस रीजन में ये प्रोबॉसिस ग्लैंड होता है, राइट। तो ये किस काम आएगा, फॉर एक्सक्रीटरी पर्पस। अच्छा, दूसरा पॉइंट है जो इनकी रिप्रोडक्शन होती है, तो रिप्रोडक्शन के हवाले से सेक्सेस आर सेपरेट। इनकी जो सेक्सेस होती हैं वो सेपरेट होती हैं, मेल अलग और फीमेल अलग। ये यूजुअली बरोज में रहते हैं, तो समंदर के नज़दीक ये बरोज में रहते हैं, मैरीन हैं। तो एक बरो में मेल रहेगा, दूसरे बरो में यू शेप्ड बरोज होती हैं, दूसरे में फीमेल रहेगी। फिर ये कुछ टाइम के लिए बाहर आते हैं सराउंडिंग वाटर में, और फीमेल अपनी एग्स और मेल अपनी स्पर्म्स बाहर फेंकता है वाटर में, तो वहाँ ज्वाइन करके फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाती हैं, क्योंकि ये पानी में फ्यूज़ हो जाते हैं, इनके इनके जो गेमीट्स होते हैं वो पानी में फ्यूज़ हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। अच्छा, जो डेवलपमेंट है इनकी, डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती हैं क्योंकि इनमें एक लार्वा बनता है, डैट इज़ टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा फिर वो डेवलप होता है मेल या फीमेल में। ओके जी, अब इसकी 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस। क्योंकि अगर बेलेनोग्लोसस आपको याद रह गया तो सेकोग्लोसस भी ऐसा ही एग्जाम्पल है। ये हैं बेलेनोग्लोसस, तो सेकोग्लोसस के करेक्टर्स भी कुछ ऐसे ही हैं, राइट। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से याद रखिए।
अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको, वो लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि ये जो हेमिकॉर्डेटा हैं was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata। हमारे पास एक फाइलम है कॉर्डेटा, तो ये इसी के अंडर पहले रखे जाते थे। ये जो नेक्स्ट फाइलम हमें पढ़ना है कॉर्डेटा। तो इसको क्या किया था हमने कि ये कॉर्डेटा जो हैं तो इसी के कुछ सब फाइलम्स थे। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको। इन्होंने क्या किया था, कॉर्डेटा में सेफेलोकॉर्डेटा, ये हमें अलग से पढ़ना है, वो हाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, तो इसी के साथ एक और फाइलम इन्होंने ऐड किया था हेमिकॉर्डेटा। इसमें हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा इस बुनियाद पे इन्होंने रखा था कॉर्डेटा के अंदर, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये रिजेंबल करता है किन के साथ, कॉर्डेट्स के साथ। अब कॉर्डेट्स के साथ ये किस बेसिस पे रिजेंबल करता था वो हम देखेंगे। कॉर्डेट्स में आप देखोगे, हम कॉर्डेट किसको बोलते हैं, कॉर्डेट हम बोलते हैं जिसमें ये 4 करेक्टर्स पाए जाएं। लाइफ साइकिल में इसके ये 4 करेक्टर्स होने चाहिए कहीं पर भी। नंबर 1, इसका जो नरू कॉर्ड है वो डॉर्सल होता है। ये हो गया, देखिए ये एक हाइपोथेटिकल कॉर्डेट है हमारे पास। ये हो गया इसका एंटीरियर एंड, ये हो गया पोस्टीरियर एंड, ये हो गया डॉर्सल एंड, और ये हो गया वेंट्रल एंड, राइट। तो डॉर्सली इसमें एक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं नर्व कॉर्ड, राइट। और वेंट्रली आप देखोगे यहाँ से ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ से माउथ, ओके, यहाँ से एंस, ओके। तो माउथ के बाद क्या आता है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में आप देखोगे कुछ स्लिट्स, कुछ ओपनिंग्स, जिनको हम गिल स्लिट्स बोलते हैं। तो 2 चीज़ें हमने सीखी कॉर्डेट में क्या क्या होना चाहिए। एक तो नर्व कॉर्ड होना चाहिए, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। दूसरा, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। अब तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, डैट इज़ नोटोकॉर्ड। अब ये नोटोकॉर्ड कहाँ होता है, नोटोकॉर्ड बीच में होगा, यहाँ देखिए आप, दिस इज़ द नोटोकॉर्ड। ये किसके बीच में है, ये नर्व कॉर्ड और इस फेरेंजियल गिल स्लिट्स के बीच में ये रीजन जो आपको दिख रहा है, तो दिस इज़ नोटोकॉर्ड। अब इसी बुनियाद पे पहले ये समझा जाता था कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हैं किन में, हेमिकॉर्डेट्स में भी, जिस तरह बाकी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है उसी तरह नोटोकॉर्ड हेमिकॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट है। तो क्यों ना हम इसको कहाँ रखें, कॉर्डेट्स के अंदर ही। तो उस बुनियाद पे इसको रखा गया था कॉर्डेट्स के अंदर। लेकिन जब रीसेंट रिसर्च ने देखा कि, तो रीसेंट रिसर्च से पता चला कि इनमें ये नोटोकॉर्ड जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इसको फिर वहाँ से निकाला गया। तो ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ था कि इसमें नोटोकॉर्ड हैं, तो इसकी एक वजह है कि इसकी एक वजह ये है कि इनके जो कॉलर रीजन में एक ट्यूब सा होता है, एक हॉलो स्टिफ ट्यूब होता है। उसकी वजह से इन्हें लगा कि ये जो शॉर्ट स्टिफ एंड हॉलो ट्यूब है या बकल डाइवेटिक्यूलम है, वो ऐसे होता है और वो एंटर हो जाता है, ये
कॉलर रीजन में होता है और प्रोजेक्ट करता है कहाँ, प्रोबोसिस रीजन में ये ट्यूब। तो इसको हम इस वक्त बोलते हैं इट इज़ व्हाट्स इट इज़ बक्कल डायवर्टिक्यूलम। बक्कल डायवर्टिक्यूलम यानी इनकी बक्कल कैविटी के रूप पे एक ट्यूब सा हमें नज़र आता था, जो बिल्कुल कैसा था, शॉर्ट, स्टिफ एंड हॉलो। तो हम इसी को कंसिडर कर रहे थे 1885 तक कम से कम कि ये कौन सा ट्यूब है, यही है नोटोकॉर्ड। लेकिन ये फाइनली नोटोकॉर्ड नहीं था, ये एक्चुअली बक्कल डायवर्टिक्यूलम था, या जिसको स्टोमोकॉर्ड भी बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड। इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। अच्छा, जब ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, दिस इज़ नॉट अ नोटोकॉर्ड, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि भाई इसको कॉर्डेटा से अब निकालना ही पड़ेगा। कॉर्डेटा में हम सेफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स रखेंगे। हेमिकॉर्डेटा को वहाँ से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है। जिसको हम नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वो तो बक्कल डायवर्टिक्यूलम है, जो कॉलर से प्रोजेक्ट होता है किस में, प्रोबोसिस में। ये है प्रोबोसिस। तो उसको तो हम नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, ये तो नोटोकॉर्ड नहीं है। ये तो हमें पता चल रहा है इसकी डेवलपमेंट से कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, इसकी हिस्टोलॉजी से पता चलता है ये नोटोकॉर्ड नहीं है। तो हम अभी तक क्यों रख रहे हैं इस हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के अंदर, इसमें तो नोटोकॉर्ड है नहीं। हमने तो कॉर्डेटा उसी को कहा है जिसमें नोटोकॉर्ड होगा, तो इसलिए बाहर निकाला गया इसको फाइलम कॉर्डेटा से। राइट, होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब अगर आप ये पहली लाइन पढ़ोगे इसकी, अब इजीली समझ आ जाएगा ये। Hemichordata was considered earlier as a subphylum under phylum Chordata, जैसा कि मैंने बताया, but now it is placed as a separate phylum। अब इसका अलग से फाइलम है हेमिकॉर्डेटा अंडर नॉन कॉर्डेट्स। जो भी कॉर्डेट्स के बदले बगैर फाइलम आते हैं उन सभी को हम जनरली बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेट फाइलम्स, फाइला। हेमिकॉर्डेटा हैव एन रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। जैसा कि मैंने बताया, इनके कॉलर रीजन में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जो प्रोजेक्ट करता है कहाँ की ओर, प्रोबोसिस की ओर भी, कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। तो उसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। तो उसी को हम पहले समझ रहे थे ये क्या है, नोटोकॉर्ड। स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ये हमें सिमिलर दिखता था किसी वजह से, लेकिन अब फर्दर रिसर्च से पता चला है ये इससे रिजेंबल नहीं करता। राइट, तो ये आपको रीज़न भी पता चल गया। अगर आपको पूछा जाए कि क्या रीज़न है, तो आप बताइएगा कि जो स्टोमोकॉर्ड हैं या बक्कल डायवर्टिक्यूलम है, उसको तो हम समझ रहे थे ये नोटोकॉर्ड हैं पहले, लेकिन फर्दर रिसर्च से पता चला ये नोटोकॉर्ड नहीं है, इसीलिए फाइलम कॉर्डेटा से इस सब फाइलम को निकाला गया, हेमिकॉर्डेटा को, और इसको अलग से फाइलम बनाया गया, दैट इज़ हेमिकॉर्डेटा। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। तो ये पॉइंट हमने डेलिबरेटली लास्ट पे डिस्कस किया ताकि पूरी डिटेल आपको समझ आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।